Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Iran is once again on the global stage. Britain, France और जर्मनी, जिनको E3 कंट्रीज़ भी कहते हैं, उन्होंने थ्रेट किया है ईरान को कि हम री इम्पोज करेंगे सैंक्शंस ऑन ईरान अगर आप वापस 2015 वाली न्यूक्लियर डील पे नहीं जाते. Now, to understand all this, we need to go a little back to 2015 न्यूक्लियर डील कि वो थी क्या. उसको JCPOA कहते हैं और उसकी शॉर्ट बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई 2015 में आफ्टर years ऑफ वेरी टेंस नेगोशिएशंस जो कि ईरान और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे US के ओबामा उनके बीच में हुई, 6 कंट्रीज़ के साथ ईरान ने एक पैक्ट साइन किया जिसमें UK, फ्रांस, जर्मनी, US, रशिया एंड चाइना सब शामिल थे, यानी कि सारे P5. उसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA का नाम दिया गया. डील क्या थी? ईरान एग्रीड कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा या ख़त्म करेगा या लिमिट करेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा. और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स जो हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उनको अलाउ करेगा कि वो आके इंस्पेक्शन कर सकें कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ सिविल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम उसको आर्मामेंट की तरफ या न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे. इसके जवाब में ईरान को क्या मिलेगा? जो उस वक्त के सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर वो लिफ्ट कर लिए जाएंगे और ईरान को अलाउ किया जाएगा कि वो ग्लोबल ट्रेड में वापस आए, रीजॉइन करे ग्लोबल ऑर्डर. उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको भी रिलीज़ किया जाएगा. यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 2231 अडॉप्ट की और बाइंडिंग किया कि ये जो स्पेशल स्नैपबैक मैकेनिज़्म है, अगर ईरान इससे किसी भी स्टेज पे पीछे हटता है तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोज हो जाएंगे. सो ये जो स्नैपबैक मैकेनिज़्म की बात हो रही है वो ये UN की इस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये E3 कंट्रीज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप 2015 के बाद से दोबारा यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ चले गए हैं, तो वो जो 2015 के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन थी वो आपके ऊपर अब लागू होती है, विच मीन्स अनदर टीयर ऑफ सैंक्शंस जो पहले से ज़्यादा सख्त होंगे. डील कुछ अरसे तो चलती रही, बट वी ऑल नो कि 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद इस डील में से निकल गए. ही यूनिलैटरली विड्रू फ्रॉम द JCPOA और उस डील से निकलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ना उस वक्त की यूरोपियन यूनियन को एतमाद में लिया या ना यूनाइटेड नेशन की उस रेजोल्यूशन के बारे में सोचा कि हम उसके सिग्नेटरी हैं, और यूनिलैटरली ऑन हिज ओन वो उससे पीछे हट गए. और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि उसकी 2 रीज़न्स थी. एक तो जाहिर है वो जब भी पावर में आते हैं वो अपनी पिछली गवर्नमेंट, चाहे वो ओबामा की थी इन द केस ऑफ हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी और इन दिस केस जो बाइडन की है, तो वो हर उस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं जो उन्होंने कमिट की होती है. दैट इज़ नंबर 1. एंड नंबर 2, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज़ अ स्टॉन्च सपोर्टर, ही हैज़ बिजनेस टाइज, ही हैज़ फैमिली टाइज विद द ज़ायनिस्ट लॉबीज़, तो वो उनके एजेंडे पे काम करते हैं. सो JCPOA उस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का मकसद ये था कि ईरान जो है वो मेन स्ट्रीम में वापस आए, जो इजराइल को कभी भी कबूल नहीं था. सो लिहाजा ट्रंप कॉल्ड इट द वर्स्ट डील एवर negotiated. ये उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए कि दिस इज़ द वर्स्ट डील एवर negotiated, एंड ही री इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान. अब US स्ट्रैटेजी ये थी उस वक्त कि मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट किया जाए ईरान के ऊपर, ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को चोक किया जाए, बैंकिंग सेक्टर को, ट्रेड को, हर चीज़ को बिल्कुल क्रैश किया जाए. ईरान ने रिस्पॉन्स में क्या किया? ईरान भी फिर ग्रेजुअली पीछे हट गया फ्रॉम इट्स न्यूक्लियर लिमिट्स जो उसने एग्री की थी. उसने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा दी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स जो है उसको भी इम्पोज किया कि ठीक है आप नहीं आ सकते हमें चेक करने, और जब आने भी देते थे तो फुल एक्सेस नहीं देते थे उन इंस्पेक्टर्स को. एंड बिगैन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर वंस अगेन. फ्रॉम दैट पॉइंट ये जो JCPOA है वो यूँ कहना चाहिए कि उसकी स्लो डेथ हो गई, वो ख़त्म ही हो गया, तकरीबन इन प्लेस रहा ही नहीं. नाउ द करंट एस्केलेशन, फास्ट फॉरवर्ड टू 2025,
टेंशंस हैव रीच्ड अ न्यू पीक। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द IAEA। तेहरान एनरिच कर रहा है यूरेनियम वेल बियॉन्ड द लिमिट्स जो JCPOA में डन हुई थी, और अब जाके तो एक्सेस भी नहीं दे रहा वो अपनी फैसिलिटीज़ तक। नाउ रीसेंट अटैक्स हैव वर्सनड द क्राइसिस। जून में इजराइल और US ने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया ईरान की, उससे जो डैमेज हुआ है और उसके बाद जो एस्केलेशन हुई है उस पर तेहरान ने रिटालिएट तो करना था। तो जब तेहरान ने भी मिसाइल स्ट्राइक्स जवाब में मारे US बेस को इराक में और कतर में टारगेट किया, इजराइल लिंक्ड टारगेट्स को भी हिट किया, तो वो एस्केलेशन एक नए लेवल पे गई है, लेकिन अभी तक खामोशी थी। उसके बाद डिप्लोमेटिक साइड पे ईरान हैज़ रिपीटेडली डिनाइड कि उसके पास कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा मौजूद है जिसके ज़रिए से वो मिलिट्री नेचर के कोई वेपन्स बना सकता हो, बट रिफ्यूज़ कर रहा है टू ग्रांट फुल इंस्पेक्शन एक्सेस बिकॉज वेस्टर्न कैपिटल्स ने अभी तक जो रोल प्ले किया है उसमें ये चीज़ बहुत खुल के सामने आई है कि IAEA भी अपना स्टांस चेंज करता रहता है। एट वन स्टेज IAEA के जो राफेल ग्रॉसी हैं उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली कि ईरान जो है वो वेपन्स डेवलप कर रहा हो न्यूक्लियर, और उसके बाद जब बिल्कुल अटैक के करीब था US तो उस वक्त कह दिया कि देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी। सो इसलिए ये जो वेस्टर्न मैकेनिज़म्स हैं तेहरान जो है अब उनको एक्सेस नहीं दे रहा। एंड यू डू रिमेंबर वो जो ट्रंप का जिस रात को उन्होंने ईरान पे अटैक किया था, मिडनाइट हैमर उसको उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन को, उसके बाद क्लेम किया कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड, जो ऑब्लिटरेटेड का वर्ड यूज़ किया उन्होंने कि फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया है। सो नाउ व्हाई द E3 आर मूविंग? अगर सब तबाह हो गया है, और आपको याद होगा इसके इर्द गिर्द बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक सेगमेंट ने ये कहा कि नहीं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हमारे पास ये एविडेंस नहीं है कि कम्प्लीटली हम डिस्ट्रॉय कर सके हैं उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को, और सैटेलाइट इमेजरी ये भी दिखाती है कि उनको शायद पहले बता दिया गया था US की तरफ से, और वहाँ से जो कुछ भी वो मूव कर सकते थे ईरान ने वहाँ से वो मूव कर दिया था। सो अब ये एक नई डेवलपमेंट है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ तक चीज़ें नहीं रुकेंगी। E3 कंट्रीज़ जो है यानी ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, वो कह रहे हैं कि ईरान इज़ इन सीरियस ब्रीच ऑफ द डील। उनका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो कह रहे हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत ख़तरनाक लेवल तक हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है IAEA के साथ, और जो तेहरान रिफ्यूज़ कर रहा है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसको डिक्लेयर करे कि उसके पास कहाँ है और कितना है, वो भी नहीं कर रहा। सो JCPOA की स्पेशल प्रोविजंस को वो कोट कर रहे हैं कि वो अक्टूबर 2025 इस साल एक्सपायर हो जाएंगी, और उसके बाद जो स्नैप बैक मैकेनिज़्म क्लॉज है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी अगर ये एक्सेस इन सारे मामलात पर ईरान हमारे साथ ताउन नहीं करता। नाउ यूरोप से इसके टाइम इज़ रनिंग आउट। अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे तो ये लीगल मैकेनिज़्म जो है ये री इम्पोज सैंक्शंस खुद ही कर देगा। दैट्स वाई इस वक्त एक टेंशन वाली सूरत हाल है कि वही JCPOA जिससे US खुद निकल गया था और उस वक्त यूरोपियन यूनियन को एतमाद में नहीं लिया था, अब यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है बजाय इसके कोई रोल प्ले करे कि कोई डिप्लोमेसी इंटैक्ट हो। लेकिन बहरहाल दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। तेहरान ने E3 की इस मूव को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, इसको इलीगल कहा है, अनजस्टिफाइड कहा है, और ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुल है, और वेस्ट जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स रखता है। हमसे तो इस बारे में बात कर रहा है और इजराइल को कोई नहीं जाके पूछ रहा, जो कि ख़ुद सिग्नेटरी ही नहीं है NPT का, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। सो ईरान ने भी थ्रेट किया है कि अगर हम पे इससे ज़्यादा प्रेशर डाला गया तो फिर वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है हम उससे निकल जाएंगे अगर आपने हम पे सैंक्शंस लगाई। ये बहुत डेंजरस मूव होगी, यकीनन ड्रामेटिक एस्केलेशन होगी। इंटरनेशनली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ गार्ड करने की कोशिशें हैं वो NPT के ज़रिए से हैं, और बाय द वे इस तकरीबन दुनिया के सारे मुल्क इसका सिग्नेटरी हैं सिवाय पाकिस्तान के, इजराइल के, साउथ सूडान के,
اور اس کو اس لیے ان پلیس رکھا گیا ہے کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز ہوں کہ دنیا میں جو نیوکلیئر آرمامنٹ ہے وہ اتنی بری طرح اسپریڈ نہ کر جائے کہ اس کے بعد سارے ہی اس کا وکٹم بن جائیں. سو مین وائل نہ صرف یہ کہ NPT سے ودرا کرنے کا ایران نے کہا ہے, اس نے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا اور ایران کے ساتھ اپنی پوزیشننگ جو ہے وہ کیسی کرنی شروع کر دی ہے. سو دا ہول گلوبل سینیریو ہیز چینجڈ. سو ریجن میں افیکٹ کیا ہوگا؟ گلف اسٹیٹس لائک سعودی عربیہ اور UAE جو ہیں وہ بھی یقیناً چاہیں گے کہ ایران کو روکا جائے کسی نہ کسی طرح. وی آل نو دا بیک گراؤنڈ. لیکن اس سے ایک نیوکلیئر ایران آپ نے نکالنا ہے یا ایک ایسا ایران آپ نے سامنے لے کے آنا ہے جو کہ گلوبل آرڈر میں واپس آئے, یہ ریجنل فال آؤٹ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا میرے خیال ہے اس ریجن کو, مڈل ایسٹ کو, اور بیچ میں انٹروین کرنا پڑے گا. جرمنی نے آلریڈی ٹریول وارننگز ایشو کر دی ہیں اپنے سٹیزنس کو کہ ایران سے نکل جائیں اور اس طرف جائیں بھی نہیں, فیئرنگ ریٹیلیشن اگینسٹ یورپینس. دس از ہاؤ دے کریٹ دا تھریٹ. ایشو اب ایک اسٹینڈ آف اور ایک کرٹیکل جنکچر پہ ہے. 30 days کی ونڈو ہے. اگر E3 کہتا ہے کہ IAEA کے ساتھ ایکسیس ریسٹور کرتا ہے ایران, یورینیم انریچمنٹ اگر کر رہا ہے تو اس کو ڈکلیئر کرے اور روکے اور ری انگیج کرتا ہے ایران ڈپلومیٹکلی, تو پھر ہم سینکشنز سے ہٹ کے ڈپلومیسی کی طرف آنے کو تیار ہیں. بٹ دس از اے ویری کرٹیکل سچویشن. 30 days کے ٹائم دینا, اور آف کورس وی آل نو کہ تہران وڈ ناٹ بینڈ. ہم نے ابھی دیکھا کس طرح SCO کی سمٹ پہ کس طرح شو آف پاور کیا گیا. مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے ہیڈ ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو ایران بینک کر رہا ہے آن گلوبل ساؤتھ کہ اگر دوبارہ پہلی جیسی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو چائنا اور رشیا کھل کے ساتھ دیں گے, اس کو بیک کریں گے. اور ابھی جو شو آف پاور چائنا کی ملٹری ڈے پریڈ پہ آئی ہے, اس کے بعد ویسے ہی گلوبل جو ڈیبیٹس ہیں اور اینالسٹ کی جو سوچ ہے وہ اس طرف چلی گئی ہے کہ یو کین ناٹ ٹیک چائنا فار اے رائڈ. جس طرح آپ پہلے کہتے تھے کہ چائنا ایک بڑی قوت بن جائے گا, اب اس نے دکھایا کہ وہ بن گیا ہے. سو تھنگز ہیو چینجڈ. تو کیا آنے والے ٹائم میں مزید ایران کے اوپر اٹیک کی کوشش کریں گے اسرائیل اینڈ US ڈریون جو نیکسس ہے, یا تہران ڈپلومیٹکلی انگیج ہوگا؟ دس از یٹ ٹو بی سین. بٹ فار ناؤ مڈل ایسٹ کے لیے ایک دفعہ پھر بڑی ٹینس سچویشن ہے. I'll see you tomorrow.